चुनाव में लोग अलग तरह से वोट करते हैं, विधानसभा चुनाव में लोग अलग तरह से वोट करते हैं, कहीं जाति हावी होता है, कहीं धर्म हावी होता है। हमारा ये मानना है कि हर हाल में लोगों के मुद्दे ही पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे हावी होना चाहिए और उसी के कन्हैया, इर्द यहाँ गिर्द पे बहस होनी विवेक चाहिए। गोकानी एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहार के जो चुनाव है और उसका नतीजा एक तरह से लिटमस टेस्ट की तरह होगा कोविड-19 की जो हैंडलिंग हुई उसका? नहीं, ये सब बात मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कन्फेस करना चाहता हूँ और बड़ी ईमानदारी से ये बात मैं कह रहा हूँ कि हमने कोशिश ज़रूर की है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदले और मुद्दों के इर्द-गिर्द बहस खड़ा हो। मुद्दों के इर्द-गिर्द बहस भी हुआ है, हम खींच करके उनको अपने कोर्ट पे लाने की कोशिश भी किए हैं और कई हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन ये रेफरेंडम इस बात का नहीं है, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूँ। ये रेफरेंडम इस बात का होगा कि लोग नीतीश कुमार को और आगे मौका देंगे कि नहीं देंगे। क्रेडिट और डिस्क्रेडिट, मैं सच बात बता रहा हूँ, दोनों ही नीतीश जी का होगा। अगर वो जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके सामने कोई और विकल्प जनता अभी पसंद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो हार जाते हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों ने उनको रिटायरमेंट देने का प्लान बना लिया है। बाकी जो सारी बातें की जा रही हैं, आर्टिकल लिखने के लिए अच्छा है, लेख लिखने के लिए अच्छा है। मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गाँव में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। मैं एक बात आपको कह दूँ कि इमोशन है सरकार बदलने का, लेकिन वोट देने का जो ट्रेडिशन है, वो अभी पूरी तरह से नहीं बदला है। इसीलिए इस चुनाव परिणाम का कोई और निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। मैं सभी अपने पॉलिटिकल एनालिस्टों से ये अपील करता हूँ कि बिहार के चुनाव को एकमात्र रूप में देखा जाना चाहिए कि ये नीतीश जी का रेफरेंडम है। आप नीतीश कुमार को कहाँ देखते हैं? इतने सालों की उनकी जो जर्नी है कन्हैया, कहाँ वो एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर हुआ करते थे जो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को केंद्र में चुनौती देते, प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनने का सपना देखे हुए थे और आज वो इस तरह इस लेवल पर आ गए हैं कि बीजेपी ही उनकी नहीं सुन रही है। मोदी अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, जिस मंच पे वो खड़े होते हैं वहां बड़ा सा मोदी का चेहरा दिखाई देता है, नीतीश कुमार छोटे से हो जाते हैं, आपस में तनातनी हो रही है। क्या नीतीश कुमार ने अपनी गलतियों की वजह से अपने आप को इतना छोटा रिड्यूस कर दिया? देखिए, इसमें आपके प्रश्न में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि नीतीश कुमार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा? राजनीति के तौर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे लालू जी ने बिहार की राजनीति में एक लकीर खींची, नीतीश जी ने भी बिहार की राजनीति में अपनी एक समानांतर लकीर खींची है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और भाजपा की मजबूरी देखिए कि भाजपा पहले नीतीश जी की स्टेपनी थी। अब भाजपा जो है बड़ी चालाकी से नीतीश जी को अपनी स्टेपनी बनाने के लिए तैयार है। पूरी तैयारी भाजपा ने कर ली है। जो इसको तैयार मैं है कि अगर वो एक बनने को तैयार हो रहे हैं? अब मैं उस पे आ रहा हूँ, ये दूसरा हिस्सा है आपके प्रश्न का। तो नीतीश जी की राजनीति की व्याख्या होती रहेगी, नीतीश जी का राजनीति में जो योगदान है, उसकी आलोचना, समालोचना होती रहेगी। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन भाजपा और नीतीश जी का संबंध जो है, जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, कि उसमें नीतीश जी के साथ वही हो रहा है जिसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। नीतीश जी ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं मिलेंगे। आखिर भाजपा ने उनको मिट्टी में मिला दिया। बड़ी चालाकी से भाजपा, हम जो इस बात को कह रहे थे कि नड्डा जी चिराग जलाकर नीतीश जी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब एक ही चिराग से अपना घर रोशन कर रहे हैं और नीतीश जी के घर में आग लगा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से नीतीश जी को ससम्मान इज्जत देते हुए, जिसको कहते हैं स्लो डेथ देना, यही नीतीश जी के साथ किया है। और ये भाजपा की फितरत है। भाजपा की जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि देख लीजिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जिस डाल पे बैठती है उसी डाल को काटती है। भाजपा का इतिहास यही है कि जो भी छोटी पार्टियां उनके साथ मिली हैं, उसको वो निगल गई है, और जो बड़ी पार्टी उससे मिली है, धीरे 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 उसको छोटा कर दी है। आज नीतीश जी के साथ यही हुआ है। नीतीश जी बड़े भाई हुआ करते थे बिहार में, बड़ी चालाकी से भाजपा ने नीतीश जी को छोटा भाई बना दिया है और धीरे 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 ये स्थिति करने के प्लान में है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त कर दे। बस भाजपा की चिंता ये है कि नीतीश जी जाएं तो जाएं, लेकिन नीतीश जी का वोट बैंक नहीं जाना चाहिए, वो भाजपा के पास रहना चाहिए। और इसी चालाकी के लिए वो बड़ी इज्जत से नीतीश जी को साथ रखा है और प्यार से जो है नीतीश जी को निपटा देना चाहता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, नीतीश जी को 2015 में 70 सीटें आई थी। अगर नीतीश जी को 40 से कम सीट आएगी तो नीतीश जी खुद ही कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन उनके जो चुने हुए विधायक हैं, उनके पास क्या रास्ता है? वो आरजेडी के पास जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के बीच में जितना तकरार हो गया है, तो वो संगम होना संभव नहीं दिख रहा है, वहां अलायंस होना संभव नहीं दिख रहा है। तो मजबूरी में उनको
भाजपा के मुख्यमंत्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये चालाकी बीजेपी ने किया है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता कहीं ना कहीं यह बात समझ रही है, और मेरा मानना है और मुझे उम्मीद है कि शायद महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिले और भाजपा की इस साजिश का पर्दाफाश हो और उसके साजिशों में हम लोग उसको नाकाम कर पाए। अच्छा, एक सवाल देखिए, दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कि दलितों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों, वंचितों की जितनी दुर्गति इस दौर में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई, लेकिन विकल्प क्या है? क्या वामपंथ को इस समय विकल्प बनकर नहीं आना चाहिए? वही टीना फैक्टर, तो फिर भैया विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प है, सबसे पहले जरूरी यह है कि आप वैकल्पिक राजनीति करना शुरू करें। लोग कहते हैं कि जो है पॉलिटिक्स में अल्टरनेटिव क्या है, पॉलिटिक्स में अल्टरनेटिव कभी नहीं होता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में और स्ट्रक्चर में कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से ही नया स्पेस क्रिएट किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग जब बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए, मुख्य धारा की राजनीति में, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमने सीखा था कि कॉलेज में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट, चाहे किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या बोली का हो, सबके मुद्दे लगभग समान होते हैं। जैसे हॉस्टल में अच्छा पानी मिलना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए, प्रयोगशाला में जो है उसके इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सेशन समय पे होना चाहिए, फीस कम होनी चाहिए, यही मुद्दे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो हमने सीखा, जब उसको समाज में लागू करने की कोशिश किए तो पता चला कि यहाँ सबसे बड़ा संकट है जाति और धर्म का। एक तो रास्ता है कि आप पुरानी ही राजनीति जो चल रही है उसमें एब्जॉर्ब हो जाइए, उसमें एकोमोडेट हो जाइए। दूसरा रास्ता है कि आप नई राजनीति में लड़ करके अपने लिए स्पेस बनाइए। हमने दूसरा रास्ता चुना है, और ये रास्ता एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम लोग अल्टरनेट नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक बात है लेफ्ट का, एक बात मैं बता देता हूं, लेफ्ट की राजनीति एक पार्टी तक सीमित नहीं है। लेफ्ट को अगर आप समझते हैं तो सिंपली आपको यह समझना पड़ेगा, जो हेजमनी के खिलाफ हो, जो मोनोपोली के खिलाफ हो, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो, जो चॉइसेस की बात करता हो, प्रोग्रेस की बात करता हो, पीस की बात करता हो, और हेजमनी के खिलाफ जीवन से जुड़े हुए हर एस्पेक्ट में डेमोक्रेटाइजेशन का सपोर्ट करता हो, वो लेफ्ट है। और मुझे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ये पॉलिटिक्स इमर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है जिस तरीके से सेंटर टू लेफ्ट पॉलिटिक्स शिफ्ट किया है, उसी तरीके से सेंटर टू राइट पॉलिटिक्स शिफ्ट किया था, उसी तरीके से सेंटर टू लेफ्ट पॉलिटिक्स शिफ्ट करने का दौर आ रहा है। धीरे धीरे वो वक्त जो है वो बनता जा रहा है। अभी बदलाव की तो हम कुछ लहर अभी अमेरिका में ही देख रहे हैं, और जिस तरह से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं उससे कुछ आपको लग रहा है कि बहुत सी समानता, मतलब समानता यहाँ से कुछ लीडर्स से हमको कंपैरिजन में देखने को मिल रही है? देखिए, मैं दूसरे देशों की चीजों से ना ज्यादा दुखी होता हूँ ना ज्यादा खुश होता हूँ। मेरा अप्रोच ग्लोबल जरूर है, लेकिन इस ग्लोबल अप्रोच में जो प्रोसेस है उसमें हम स्थानीय से ग्लोबल होते हैं, ग्लोबल से लोकल नहीं होते हैं। तो लोकल जो स्थिति है भारत के पॉलिटिक्स की, मुझे लगता है कि अभी भी भारत की राजनीति में प्रोग्रेस के लिए, और एक कहते हैं ना जिसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उन सारे चैलेंजेस को फेस करना है। ये बात जरूर है कि अमेरिका में अगर ट्रंप हारते हैं तो उसका असर भारत की राजनीति पे पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग नियो लिबरल वर्ल्ड में रहते हैं, तो दुनिया में होने वाली किसी घटना का असर जरूर पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय सवालों को प्रमुखता देना, स्थानीय जो चैलेंजेस हैं उसके आधार पे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाना, इसकी ज्यादा जरूरत है, और उस पे ही मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। जहां तक नेचर मिलने का सवाल है, आप मीडिया का रोल कैसे देखते हैं? अब जैसे मैं आपको अभी आज का एक उदाहरण बताती हूँ, आप क्योंकि अभी गांव में हैं और आप नहीं उस तरह से फॉलो कर रहे होंगे। सीएनबीसी ने अपना लाइव ट्रंप को दिखाते दिखाते एकदम रोक दिया और ये कहा चैनल पर आकर कि हम लोग अब ये नहीं दिखा सकते क्योंकि ये आदमी बहुत झूठ बोल रहा है। क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर हो? ये हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन टीवी और स्टूडियो से पहले हमको बेडरूम के डेमोक्रेटाइजेशन को क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब तक आपका बेडरूम और किचन डेमोक्रेटाइज नहीं होगा, आप टीवी स्टूडियो के डेमोक्रेटाइजेशन की बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, सोशल, इसका मतलब क्या हुआ? इसको और किचन को डेमोक्रेटाइज करना, इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे घर में पेट्रियार्की है, मेल डोमिनेंस है, जब तक वहां पे एक तरह के लोग पावर को कंट्रोल करते हैं, पावर हायरार्की और पावर स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होता है, वो बस में भी होता है, वो ट्रेन में होता है, वो ऑफिस में होता है, वो चाय की दुकान पे होता है, वो आपके जीवन के जुड़े हुए हर उस स्थान पे होता है जहां आप अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जाते हैं। जब तक वहां का माहौल डेमोक्रेटिक नहीं होगा, तब तक आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि टीवी स्टूडियो का माहौल डेमोक्रेटिक हो जाए, मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है। अमेरिका एक ऐसी सोसाइटी है जहां बेडरूम और किचन पहले डेमोक्रेटाइज हुआ है, इसीलिए वहां का टीवी स्टूडियो भी डेमोक्रेटाइज हुआ है। हम अपना बेडरूम और किचन डेमोक्रेटाइज किए ही नहीं है। आप देखिए, अगर हमारे घर में हमारी महिलाओं को अपने पसंद का खाना बनाकर खाने का अधिकार नहीं है,
अपने पसंद का कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। या मैं किसी भी शोषित समाज के संबंध में ये बात कहना चाहता हूं, आप इसको क्लास के नजरिए से देखना चाहते हैं तो क्लास के नजरिए से देखिए, कास्ट के नजरिए से देखना चाहते हैं तो कास्ट के नजरिए से देखिए, जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं तो जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखिए। जब तक आपके जीवन के जुड़े हुए हर पहलू के प्रोसेस में डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होगा, जब तक सोसाइटी डेमोक्रेटाइज नहीं होगी, इकोनॉमी डेमोक्रेटाइज नहीं होगी, तब तक मीडिया डेमोक्रेटाइज हो जाएगी। ये मैं कहता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली बात है। अमेरिका में ये प्रोसेस हुआ है, लोग अपने सिविल राइट्स को लेकर के अवेयर हैं। और कई लोग इसी इस का पर बोलेंगे कि जैसा आपने महिला का इशू उठाया, बल्कि तो भारत में हमें एकमात्र अभी तक महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी हैं, हमें तो महिला राष्ट्रपति भी मिल चुकी हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं हुआ ऐसा। इसको कहते हैं कहीं का ईंट कहीं का पत्थर उसको जोड़ देना, कहीं का ईंट कहीं का पत्थर उठा करके मार देना। देखिए, ये एक उदाहरण दे करके अगर आप कहेंगे तो उस हिसाब से तो हमारे देश में देवियों की पूजा होती है, और संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है कि स्वर्ग वहां होता है जहां नारी की पूजा होती है। आप तमाम तरीके के धर्म शास्त्रों को उठा करके देखिए, जो है नारी के संबंध में, देवी के संबंध में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। लेकिन आप क्राइम का रिपोर्ट उठा करके देखिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को उठा करके देखिए, क्या हम अमेरिका से आगे हैं कि पीछे हैं? ये एक फैक्ट है। अब आप ऊपर में दिखाने के लिए कह दीजिए कि इंदिरा गांधी जो है देश की प्रधानमंत्री हो गई, तो इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी भगवतिया देवी तो नहीं थी ना, या निराला जी की वो तोड़ती हुई पत्थर की कविता वाली वो पात्र तो नहीं थी ना। इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी थी और इकलौती बेटी थी। देखिए, लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ पावर ओलिगार्की में कितना डेमोक्रेसी है उसको देख करके काम नहीं चलेगा। अरे देखिए, मैं तो अपने बहू बेटे को साथ लेकर के चलती हूँ, मैं तो अपने पति के बराबर खड़ी होती हूँ। ठीक है, कुछ परसेंट लोग हैं। मेन स्ट्रीम सोसाइटी क्या है? आप जो काम कर रही हैं साक्षी जी, क्या ये काम आप अपनी गांव में कर पाएंगे इतने ही स्मूथ तरीके से? क्या आप, छोटी छोटी बातें मैं कहता हूँ कि महिलाओं को रोज लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, साइकिल चढ़ने के लिए लड़ना पड़ा, स्कूल जाने के लिए लड़ना पड़ा। और हमने सावित्री बाई फुले की कहानी तो पढ़ी है कि सावित्री जी जब पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो लड़कियों को पढ़ाएंगी, और जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था। तो वो 2 साड़ी लेकर के जाती थी, पहले स्कूल जाती थी, कपड़ा बदलती थी, फिर पढ़ाती थी, फिर आते हुए जो है उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था। ये जो परिस्थिति है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अमेरिकन सोसाइटी भारतीय सोसाइटी की तुलना में, जिसको हम मॉडर्न डेमोक्रेसी कहते हैं, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा समाज डेमोक्रेटिक नहीं है, हमारा समाज भी डेमोक्रेटिक है। लेकिन जो डेमोक्रेसी के पैमाने हमने तय किए हैं, उस पैमाने को अगर हम देखें तो उसमें वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। हाँ, अगर हम अपना पैमाना बना लें तो हमारे पास कुछ और रिजल्ट होगा। फिर हमारे पास गिनाने के लिए रजिया सुल्तान भी हैं, झांसी की रानी भी हैं, एक से एक कवित्री भी हैं, एक से एक अभिनेत्री भी हैं, एक से एक खिलाड़ी भी हैं। उदाहरणों के नाम पर मुझे लगता है कि बहुत बहुसंख्यक जो समाज महिलाओं का है उनका शोषण होता आ रहा है। सिर्फ एक नाम गिना दिया जाता है और उसके बाद फिर सबका शोषण कर देते हैं। कोई एक केस दलितों का दिखा देंगे कि देखिए पैर हम लोगों ने जाके धो लिए, और उसके बाद पूरा समाज का आप जाकर शोषण करते रहिए। यही चल रहा है मुझे लगता है समाज में। जी, समाज की लोकतांत्रिककरण की प्रक्रिया जो होती है, उसको हमको इस रूप में समझना चाहिए कि सबसे पहले हमको आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को समझना पड़ेगा। और जब तक हम आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को नहीं समझेंगे कि हर किसी का जन्म तो किसी ना किसी जाति में होगा, किसी ना किसी लिंग में होगा, जब तक आप स्टेट की मॉरलिटी ये एस्टेब्लिश नहीं करते हैं कि आपका जन्म चाहे किसी भी जाति या लिंग में हुआ हो, किसी भाषा बोली या संस्कृति में हुआ हो, या किसी क्षेत्र में हुआ हो, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा और आपको इक्वल राइट एक्सेस करने के लिए दिया जाएगा। चाहे वो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो बिजली की एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी हो, या सिक्योरिटी हो। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है पार्लियामेंट से निकलकर घर तक, और घर से निकल करके, बेडरूम से निकल करके टीवी स्टूडियो तक हमको पहुंचाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब लोगों के अंदर जो मास कॉन्शियसनेस है, जिसको हम कहते हैं कि पीपल्स अवेयरनेस, और आइडिया ऑफ सिटीजनशिप जो है वो स्ट्रांग होगा, तभी जाकर के आप एक साधारण नागरिक के तौर पे अपने देश के राष्ट्रपति को क्वेश्चन पूछ पाएंगे, उसको क्वेश्चन कर पाएंगे। एक पत्रकार के तौर पे आप पूरी की पूरी सरकार को हिला पाएंगे। देखिए, आप एक व्यक्ति के तौर पे ये पूरी लड़ाई लड़ रही हैं साक्षी जी, पूरा संस्थान नहीं लड़ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जो है, क्या पूरे संस्थान के विकल्प को रिप्लेस कर सकता है? नहीं। समाज में हमेशा संगठन की जरूरत रहेगी, हमेशा पार्टी की जरूरत रहेगी, हमेशा मीडिया हाउस की जरूरत रहेगी। तो वो लड़ाई जो है आज इस स्थिति पे पहुंच गई है कि संस्थान सरेंडर कर दिया है। इसीलिए तो व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस ने, पर्सनल कॉन्शियसनेस से और पर्सनली घाटा उठा करके ये लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इसको एक संस्थान का रूप देना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस स्थिति में होंगे कि अपने प्रधानमंत्री को भी ये पूछ सके कि ये साहब, देश में लोग मर रहे हैं और आप तोता उड़ा रहे हैं।
ये क्या प्रश्न है? ये हिम्मत तभी लोग कर पाएंगे। और ये स्थिति अमेरिका में इसलिए है कि उनको पता है कि उनके टीवी संस्थान का जो टीआरपी है उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उसका एड नहीं कंट्रोल किया जाएगा, उसके मालिक के घर पे ईडी नहीं भेजा जाएगा, उसकी पत्नी को जो है नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, उसके बच्चों को स्कूल में नहीं धमकाया जाएगा। ये जो प्रोटेक्शन है जिसको कहते हैं सोशल प्रोटेक्शन, उसके बाद ही लोग ये पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो पूछ पाते हैं।